ये तस्वीरें दरअसल बांग्लादेश से सीधी आ रही हैं। तारिक रहमान की जो फ्लाइट है, उसका जो प्लेन है वो यहां पर लैंड कर चुका है, यानी कि पहुंच चुका है। 17 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश की जमीन पर उतर चुका है। 17 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ के एयरपोर्ट की, बांग्लादेश की ये तस्वीरें, जहां पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है। तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को अब चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि 17 साल के बाद, हालांकि तारिक रहमान पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, कई ऐसे आरोप, गंभीर संगीन आरोप लगे और उसके बाद 2008 में तारिक रहमान देश छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब 17 साल के बाद वापस आए हैं। सबसे बड़ा सवाल, हालात यहाँ के सुधरेंगे या फिर और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनती है तो आप सोचिए बांग्लादेश के भविष्य का क्या होगा। अभी स्थितियां बहुत खराब हैं, सड़कों पर लोग मौजूद हैं, कई हिंसक तस्वीरें हमने देखी हैं, लूटपाट की खबरें सामने आई हैं और ऐसे में अगर और स्थितियां बिगड़ती है तो बांग्लादेश के लिए ये बेहद चिंतापूर्ण, चुनौतीपूर्ण जो समय है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या हालात सुधरेंगे? और अगर हम भारत के नजरिए से बात करें तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जो तलखियां देखने को मिली है उसमें कुछ सुधार आएगा आगे? शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में लगातार ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं और बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी नारे भी लगाए गए हैं। तो ऐसे में क्या हालात अब तारिक रहमान के आने से सुधरेंगे या और बिगड़ते चले जाते हैं? सबसे बड़ा ये प्रश्न बना हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तारिक रहमान पहुंच चुके हैं। पूर्व पीएम बेगम खालिदा के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान, जिनके ऊपर कई आपराधिक केसेस भी दर्ज रह चुके हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा अब, क्योंकि देखिए वतन वापसी हो चुकी है, तारिक रहमान की लैंड कर चुके हैं बांग्लादेश की सरजमी पर। दीपक जी। बेटा, मैं इतना ही कहना चाहता था, ये जो लोग हैं जो इस समय सड़कों पर उतरे हैं, ये सब यंगस्टर्स हैं जी। इनको कहा गया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, जब पेट खाली हो तो धर्म उसके अंदर ठूस दीजिएगा, तो लोगों का पेट भर जाता है कि अगले जीवन में क्या मिलेगा। लेकिन हम लोग सिर्फ वॉच करेंगे इस समय सिचुएशन। अगर इस बेवकूफ 90 साल के बेवकूफ ने तारिक को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, कई आरोप उस पर जैसा आपने बताया लगे हुए हैं, तो आग लग जाएगी। मेरा नहीं ख्याल ये करेगा। अगर इसने इलेक्शन भंग करने की कोशिश की फिर आग लग जाएगी। ये तो भाग जाएगा, ये तो हिलेरी क्लिंटन के घर में जाके खनसामागिरी करेगा, उसमें कोई दिक्कत, इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को बहुत नुकसान होगा और जो सफर करेंगे वो बांग्लादेश के आम नागरिक हैं, जो नहीं चाहते इस आदमी को, जो थोपा गया उनके ऊपर। मैम, आपने ये देखा होगा कि इसने जो सरकार भी बनाई थी, सब यंगस्टर्स, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के एडवाइजर्स बने फिरते हैं। ये चीफ एडवाइजर है। कोई मैच्योर लोग जो थे वो नहीं है इस सरकार में। नहीं मिला किसी से जब गया था जो कुछ सही तरह से डिसीजंस ले सके। फौज अभी तक खड़ी हुई है, साइड पे देख रही है, क्योंकि फौज अभी घबराई हुई है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैम, ये देखने का बांग्लादेश का बॉर्डर जो म्यांमार के साथ है वो तो पूरी तरह से अराकान आर्मी, बुद्धिस्ट हैं, उनके कंट्रोल में है। वहां पर भी दंगा कभी भी हो सकता है। 270 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो अभी देखने को है मैम कि इस लड़के के ऊपर मेरा ख्याल बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये दीपक जी मानकर चल सकते हैं कि भारत के लिहाज से, हालांकि बहुत सारे आपने पैमाने बताए जिनको लेकर अब सोचना होगा और भारत की जो पॉलिसीज है उसके अनुसार ही काम होता है, लेकिन एक फिर भी हम अनुमान लगाएं तो क्या उसके हिसाब से ये एक पॉजिटिव हो सकता है कदम भारत के लिहाज से कि तारिक रहमान बांग्लादेश में आ गए? थोड़ा पॉजिटिव इसको देख सकते हैं जी। मैं जानता हूँ इसको, हमने संपर्क भी किया इनके साथ। आप ही के चैनल पे मैंने भी सुना था कि कुछ कॉन्टेक्ट्स हुए। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए अगर दिक्कत सिर्फ है कि ये जो बेवकूफ 90 साल के, इसने अपने आप को एक कोने में डाल दिया। इलेक्शन के लिए आया था, नहीं कराएगा तो फंस गया, कराएगा तो फंस गया। इट्स अ लूज लूज सिचुएशन इसके लिए। लेकिन इस लड़के का वापस आना, आप देखिएगा हल्के हल्के, शायद शेख हसीना के साथ भी कुछ बातचीत हुई हो कि भाई आप भी वापस आ जाइए और फिर जॉइंट गवर्नमेंट कोalition जो भी कुछ है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बाहर निकालना आवश्यक है और वो हो जाएगा। 2 महीने तो बचे हैं, 2 से कम महीने बचे हैं। मेरा ख्याल 6 या 7 फरवरी को इलेक्शन होनी है। हिंसा होगी, बांग्लादेश में लोगों का नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद जो हम कहते हैं अंग्रेजी में केओस से कोई ना कोई ऑर्डर बाहर आता है। हम वही देख रहे हैं इस समय। लेकिन नेशनल लेवल के जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है दीपक जी, उसके पहले अभी भी हिंसा भड़की हुई है, यहाँ पर कोई हालात बहुत अच्छे नहीं है और तारिक रहमान का पहुंचना, और यहाँ पे इसके पहले भारत के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। मोहम्मद यूनुस के हाथ में अभी बहुत बड़ी ये ताकत है कि जनता का समर्थन कहीं ना कहीं अभी है, उस जनता का जो कि सड़कों पर आकर उपद्रव मचाती है। ऐसे में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जी
ये आपने सही कहा कि ये यंग लोग हैं, इनको अकल नहीं है। ये आ गए, इनको भड़का दिया है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। फिर आपका जिहादिस्तान जो पड़ोसी है, वो भी एक सिपाही नहीं भेजेगा। मैं आपको बताता हूँ, जिहादिस्तान में जो मेरे दोस्त हैं रिटायर्ड एम्बेसडर्स, वो जी। कहने लगे 71 में हमने इनकी नस्ल बदलने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, अब एक दूसरा मौका मिला। वो तो धिक्कारते, वो तो थूकते हैं बंगालियों के ऊपर, और ये बेवकूफ बड़ा बना फिरता है जिहादी एटसेट्रा। मेरे को लगता है, मैम, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ अज्ञात लोग कुछ कर दें इसको भी। आई डोंट वांट टू से, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन हालात जो हैं इस समय सुधरेंगे अगर इलेक्शन हुई। नहीं हुई, आग चलती जाएगी। 2026 एक बहुत बुरा साल होगा बांग्लादेश के लिए। और सीधी बात है कि जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने तो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं अपना एक दुश्मन देश ही मान लिया है अब, जिसमें चाइना, पाकिस्तान इनका समर्थन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि कभी को अगर कुछ भी ऐसी स्थितियां बनती है तो बांग्लादेश का कम से कम समर्थन ये दूसरी कंट्रीज़ नहीं करेंगी। जैसा कि आपने बताया कि चाइना अपना एक सैनिक नहीं भेजेगा अगर कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, तो ये जो एक मोहरा बनाने की कोशिश होती है दूसरे देशों की तरफ से, वो मोहरा एक बार फिर बांग्लादेश बन रहा है बीच में। 100%। आपको याद होगा, श्रीलंका का नाम सुना है, नेपाल जी। का नाम सुना है, मालदीव्स का नाम सुना है, सेशल्स का नाम सुना है। ये भी बहुत एंटी इंडियन चीजें कहते थे, चारों के चारों बाद में आके चुपचाप हमारे कान में कहते हैं, यार माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। अब देखिए, हमारे संबंध उनके साथ नॉर्मल है, बांग्लादेश के साथ भी आएगा। मैम, हमारे बिना वो जी नहीं सकता। बिजली मुझसे आती है, खाद्य पदार्थ मुझसे आते हैं, टेक्नोलॉजी मुझसे आती है, इन्वेस्टमेंट मुझसे आता है। अगर बांग्लादेश में आग लगी, फॉरेन इन्वेस्टर 1 रुपया नहीं वहां पर आएगा, क्योंकि जो पैसा है, कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो पूंजी जो होती है डरपोक है। जहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं जाएगा। बांग्लादेश ये भी देखेगा। अभी तो एक्साइटमेंट है, हो इस्लाम के नाम में ये करेंगे वो करेंगे, नहीं होगा। मैं आप देखिएगा, अगले 2-3 महीने में स्थिति क्लियर हो जाएगी। या तो आग लगेगी या कुछ हद तक स्थिरता आएगी, और दोनों जो है, हम भारत के लिए आग लगेगी। अब कहना कि वो भारत में आ जाएंगे शरणार्थी बन के, 80% तो हमारा बॉर्डर हमने फेंस कर दिया, बाकी तेज रफ्तार से चल रहा है। मैं वहीं था अभी, तेज रफ्तार से काम चल रहा है, वो पूरा सील हो जाएगा। तो वहां से रेफ्यूजीज तो आएंगे नहीं, ये तो सीधी बात है। दूसरा, अगर शांति आती है वहां पर, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, बिजनेस चलता रहेगा, नॉर्मल होता रहेगा, शांति आएगी। मैम, अल्टीमेटली बांग्लादेश में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, मिलिट्री रूल आया, ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वहां के लोग सेंसिबल हैं, वो शांति ले आएंगे। कोई नहीं चाहता कि सोमालिया की तरह उसका देश हो जाए, हमेशा जलता रहे, ये नहीं होगा। दीपक जी, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नई पीढ़ी जो इस वक्त इस बुलेटिन को देख रही है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार वो भी दौर बताएं जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का ज़माना था और अब का जो दौर है, अब की जो सिचुएशंस हैं भारत के साथ रिश्तों की बांग्लादेश में, क्या बदलता हुआ गया, और साथ ही तब के हालात अगर फिर से रिपीट होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के, तो क्या स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, या फिर, क्योंकि नए लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। खालिदा जिया के टाइम में उसने भी काफी इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश की थी, और टुवर्ड्स द एंड बेगम शेख हसीना ने भी कभी उनको इस्लामिस्ट को कहती थी आप बड़े अच्छे लोग हों, कभी कहती थी बदमाश हैं, पकड़ लेती थी, मार देती थी। वो भी दोनों तरफ खेल रही थी। खालिदा जिया तो आउट एंड आउट इस्लामिस्ट थी, भारत के साथ उसकी कोई खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो भी बहुत जल्दी समझ गई थी कि भारत को ललकारोगे, एक आधा तमाचा पड़ेगा, फिर आप सही हो जाएंगे। तो बाद में टुवर्ड्स द एंड वो सही होगी। तो उसका बेटा 17 साल से इंग्लैंड में है मैम, वो इस्लामिस्ट अपनी छवि नहीं बनाएगा, अगर बन गई वो वापस नहीं जा पाएगा। ये उसका पर्सनल भी है ना, वहां पे सारा धन पूंजी जो कुछ चोरी करके वो ले गए सब वहां पे पड़ा हुआ है। तो वो भी जो है इस समय इंग्लैंड में भी एंटी इस्लामिस्ट मूवमेंट बड़ी तगड़ी चल रही है। तो ये बड़ा ध्यान से करेगा, कदम बड़े फूक फूक के कदम रखेगा। तो मैं पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, जो यंग लोग देख रहे हैं, कि हाँ, खालिदा जिया के टाइम में कुछ हमारे संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर उसका बेटा प्रधानमंत्री बनता है फिर से वो हालात खराब हो जाएंगे। ये नहीं होगा। ये समझदार है, विदेशों में रहा है, इसने देख लिया है दुनिया कैसी है। जो सिर्फ कुएं में है बांग्लादेश, जिसका नाम है, मेंढक की तरह बाहर नहीं देख पाता, वो ये चीजें करेगा, और वो सोचता है कि मुझे पता नहीं क्या कौन सी सौगात मिली। इसकी कोई मदद नहीं करेगा मैम, टेक इट फ्रॉम मी। ये चीन और रूस और या जिहादिस्तान जिनके बारे में ये सोचता है, या मालदीव्स आके मेरी मदद करेगा, श्रीलंका, कोई नहीं आने वाला। अल्टीमेटली इसको अकेले में निपटना पड़ेगा, और भारत से अगर पंगा लिया इसने तो मैम ये इसके लिए बहुत खराब होगा। बिल्कुल। अब देखिए, तारिक रहमान एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अपनी पत्नी और बेटी के साथ वो यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि हम लगातार
कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यहां पर वो लंबा रुकेंगे और देखना होगा कि क्या हालात अब सुधरेंगे और अगला कदम क्या होता है तारिक रहमान का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बांग्लादेश में उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।